जल के एक निश्चित धारा और दिशा में प्रवाह को अपवाह कहते हैं और धाराओं के जाल या नेटवर्क को अपवाह तंत्र कहा जाता है। नदी बेसिन या जल ग्रहण क्षेत्र, नदी जिस क्षेत्र से जल ग्रहण करती है उसे कहा जाता है नदी का जल ग्रहण क्षेत्र, कैचमेंट एरिया। जल ग्रहण के क्षेत्र के आधार पर नदी द्रोणियों को 3 भागों में बांटा गया है। एक बड़ी नदी द्रोणी तंत्र, एक मध्यम नदी द्रोणी तंत्र और एक लघु नदी द्रोणी तंत्र। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। भारत में लगभग 44 नदी द्रोणियां इसके अंतर्गत आती हैं। बड़ी बड़ी नदियां इसमें आ जाएंगी, सारी की सारी गंगा है, गोदावरी है, कृष्णा है, नर्मदा है, सिंधु है। मध्यम नदी द्रोणी की बात करें तो इसका जलग्रहण क्षेत्र जो है 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच आता है। भारत में 44 नदी द्रोणियां इसके अंतर्गत आती हैं, मध्यम नदी द्रोणी के अंतर्गत। और लघु नदी द्रोणी की बात करें तो इनका जलग्रहण क्षेत्र जो है 2000 वर्ग किलोमीटर से कम होता है। इसके अंतर्गत 55 नदी द्रोणियां आती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जल संभर की। तो बहुत छोटी नदी द्रोणियां जल संभर कहलाती हैं। यहां से देखो, यह है अपवाह प्रतिरूप। अपवाह प्रतिरूप तो कौन कौन सी नदियां किस प्रकार का पैटर्न बनाती हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। इसे बोलते हैं द्रुमाकृतिक, द्रुमाकृतिक पैटर्न। अब कौन कौन सी नदियां ऐसी हैं जो ये पैटर्न बनाती हैं? तो ध्यान से सुनना। जब मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियां, तो मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा वृक्ष की शाखाओं के रूप में अपवाह प्रतिरूप का निर्माण किया जाता है। जैसे मान लो एक नदी इस तरीके से फ्लो कर रही है, कुछ नदियां आके इधर से मिल रही हैं, कुछ नदियां आके इधर से मिल रही हैं, कुछ नदियां इधर से या कुछ इधर से, इस तरीके से। और इसमें भी कुछ नदियां सहायक नदियां आके मिल रही हैं ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है? ये वृक्ष की शाखाओं के रूप में, उसकी सहायक नदियों के द्वारा वृक्ष की शाखाओं के रूप में जब अपवाह प्रतिरूप का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है कि उत्तर भारत के मैदान की नदियां, उत्तर भारत के मैदान की नदियां अगर पूछे कि किस प्रकार का पैटर्न बनाती हैं तो क्या बताओगे? वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। दक्षिण भारत की नदियां जो पूर्व की ओर बहती हैं, तो दक्षिण भारत की ऐसी नदियां, कुछ ऐसी नदियां हैं दक्षिण भारत की, जैसे ये मान लो ये इंडिया का जो दक्षिण जो पेनिसुलर रीजन है, और दक्षिण भारत की कुछ नदियां जो पूर्व दिशा की ओर बहती हैं, वो इस साइड जाएंगी। तो ऐसी नदियां जो है वो किस प्रकार का पैटर्न बनाएंगी? वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप का पैटर्न बनाएंगी। ठीक है, इनमें एग्जाम्पल भी लिख सकते हो आप। उत्तर भारत की नदियों में जैसे गंगा है, यमुना है। अब यहाँ दक्षिण भारत में आ जाएगा गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। ठीक है, अगला देखो। नेक्स्ट बात करते हैं जाली नुमा अपवाह प्रतिरूप। जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हों और सहायक नदियां उसके समकोण पर मिलती हों, ठीक है, तो वो नदियां बनाएंगी जाली नुमा अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करेंगी। ठीक है, सहायक नदियां कैसे? समानांतर, उसके समानांतर बहती हैं और मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हैं, मतलब इस तरीके से बह रही हैं समानांतर, और सहायक नदियां उनके समकोण पर मिल रही हैं इस तरीके से, इधर से आके। ठीक है, तो वो कैसा बनाएंगी? जाली नुमा। मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है वो आपका ये है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, यहां से भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अरीय अपवाह प्रतिरूप, रेडियल 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 ड्रेनेज पैटर्न। अब ये कौन सी नदियां हैं जो अरीय अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करेंगी? अब सुनो, मान लो कोई केंद्रीय शिखर है और उस केंद्रीय शिखर से अलग अलग दिशाओं की ओर नदियां बहती हैं।
मान लो एक नदी उत्तर की ओर जा रही, एक नदी ईस्ट की ओर जा रही, एक वेस्ट की ओर जा रही मान लो, या एक इधर की ओर जा रही, ठीक है, अलग अलग दिशाओं में ये नदियां बहती हैं। तो ऐसी नदियां जो है किस प्रकार का पैटर्न बनाएंगी? अरीय अपवाह प्रतिरूप। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और कोई एग्जाम्पल बताएगा इसका कि ऐसी कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा केंद्रीय शिखर है, केंद्रीय बिंदु है जहां से कई नदियां निकलती हैं? गुजरात मांडव हिल्स। वहां पे कौन सी नदियां निकलती हैं? सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी, यहाँ से कई नदियां निकलती हैं। ठीक है, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, ये पहले ही बता चुके हैं। नर्मदा है, सोन नदी है, महानदी है। तो एक ऐसा केंद्रीय शिखर जहां से जल धाराओं का प्रवाह सभी दिशाओं में होता है, तो वो रेडियल पैटर्न बनाती है, अरीय अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है। अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली नदियां जैसे नर्मदा, सोन, महानदी, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई पैटर्न की। अब एक पैटर्न यहां से देख लो, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। सुनना ध्यान से, सेंट्रीपिटल, इसमें अंतर क्या है? सेंट्रीपिटल में, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न में इतना फर्क होता है, ध्यान से देखना। जैसे अरीय अपवाह प्रतिरूप में क्या होता है कि नदियां अलग अलग दिशाओं में बह रही हैं, और सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न में अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप में क्या होता है? अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप में ये होगा कि नदियां अलग अलग दिशाओं में तो बहेंगी, एक केंद्रीय शिखर से निकलकर नदियां अलग अलग दिशाओं में तो बहेंगी, लेकिन ये नदियां किसी झील में या किसी गर्त में गिरेंगी, जाके ट्रेंच में। किसी झील में या गर्त में अगर कोई नदी गिर रही है तो किस प्रकार का पैटर्न बनाएगी? सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। देखो लिखा है, जब सभी नदियां सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं, तो ऐसा अपवाह प्रतिरूप क्या बनाता है? अभी केंद्रीय प्रतिरूप बनाता है, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न बनाएगा। ठीक है, ये याद रखना। आप देखो, बात करते हैं अनुवर्ती नदियां, परवर्ती नदियां और पूर्ववर्ती नदियां। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन चुका है आपका पूर्ववर्ती नदियों से। अब पूर्ववर्ती नदियों से ये मत सोचना कि पूर्व की ओर बह रही हैं तो पूर्ववर्ती हो जाएंगी, नहीं, ये बात अलग है। पूर्ववर्ती नदियां अलग, इसकी डेफिनेशन अलग अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अनुवर्ती नदी क्या होती है। कि वे नदियां जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती हैं, जहां सामान्य ढाल होगी उसी दिशा का अनुसरण करेंगी ये नदी, तो वो नदी क्या कहलाएंगी? अनुवर्ती नदियां कहलाएंगी। अनुवर्ती नदियां कहलाती हैं। और प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां, दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां जो है वो अनुवर्ती नदी का उदाहरण हो जाएंगी, जैसे कि कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, जो अपनी दिशा का अनुसरण करती हैं, क्योंकि मोस्टली नदियां इधरी साइड बहेंगी, पूरब की ओर। ठीक है, तो ये नदियां अपनी दिशा का अनुसरण करती हैं, अनुवर्ती नदी कहलाती हैं। परवर्ती नदी क्या होती है? अब अनुवर्ती नदी तो बात कर ही ली कि दिशा की ओर बह रही हैं, अपनी ढाल की दिशा की ओर बहती हैं। उस ढाल की दिशा की ओर बहने के क्रम में आप देखोगे अनुवर्ती नदियों में ही समकोण पर मिलने वाली नदियां, जो अनुवर्ती नदी में समकोण पर नदी मिलेगी जाके, वो नदी क्या कहलाएगी? परवर्ती नदी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परवर्ती नदी कहलाएगी। जैसे चंबल, सिंध, सोन, ठीक है, ये गंगा और यमुना में समकोण पर मिलती हैं। ठीक है, ये गंगा यमुना में समकोण पर मिलने वाली नदियां हैं। अब बात करते हैं पूर्ववर्ती नदियां। अब पूर्ववर्ती नदियां कौन कौन सी हैं? वे नदियां, अब सुनना ध्यान से, कि ऐसी नदियां जो हिमालय से पहले, मतलब हिमालय के निर्माण से पहले भी बहती थी,
ऐसी नदियां जो हिमालय के निर्माण से पहले भी बहा करती थी। मान लो हिमालय का निर्माण तो हो ही नहीं था उस समय, तो हिमालय के निर्माण से पहले बहा करती थी, लेकिन जब हिमालय का निर्माण हुआ, जब हिमालय का निर्माण हुआ तो उन्होंने अपनी दिशा को नहीं बदला बल्कि हिमालय को ही काट दिया। ठीक है, उसी दिशा में प्रवाहित होती हैं ये नदियां, आज भी उसी दिशा में प्रवाहित हो रही हैं जो हिमालय के निर्माण से पहले भी बहती थी। तो वो नदियां कहलाई क्या? पूर्ववर्ती नदियां। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि हिमालय के निर्माण से पहले बहा करती थी और आज भी उसी दिशा में प्रवाहित होती हैं, आज भी उसी दिशा का अनुसरण करती हैं। इन्होंने अपनी दिशा को नहीं बदला बल्कि हिमालय को ही काट दिया, तो पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं। जैसे सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, सतलज है, ये सारी नदियां जो है वो पूर्ववर्ती नदी का एग्जाम्पल हो जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं कुंभ की। कुंभ पता ही आपको कि 4 पड़ते हैं, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और बताओ। हरिद्वार में गंगा नदी पर, नासिक में गोदावरी, प्रयागराज। ठीक है, अब बात करते हैं अपवाह तंत्र को। यहां पर एक चार्ट के थ्रू बताया गया कि इसको बांटा गया है। हिमालयी नदी अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी अपवाह तंत्र, एक अंतःस्थलीय। 3 भागों में इन्होंने बांटा है। हिमालयी नदी तंत्र का मतलब है कि ऐसी नदियां जो हिमालय से निकलती हैं। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, ऐसी नदियां जो प्रायद्वीपीय भाग से निकलती हैं। इस अंतःस्थलीय नदी तंत्र, ऐसी नदियां जो अंदर ही अंदर बहती हैं, अंतःस्थली, किसी समुद्र में नहीं मिलती, ये ओशियन में नहीं मिलती, जाके ये विलुप्त हो जाती है, अंदर ही अंदर बहेंगी, वहीं पे विलुप्त हो जाएंगी। जैसे कच्छ रण में विलुप्त हो जाती है, लूनी नदी है ना, ये देखो घग्गर नदी है, ये सब अंतःस्थलीय नदियां हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि हिमालयी नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में अंतर क्या है। हिमालयी नदी तंत्र की बात करें तो आप देखोगे इनका जल का स्रोत क्या है? हिमनद, ग्लेशियर। ये नदियां ग्लेशियरों से निकलती हैं और कुछ हद तक इनमें जल का स्रोत जो है ये मानसून पर डिपेंड भी रहती है। मानसून पर इनमें जो है बरसात का पानी भी आता है, मानसून का पानी भी इसमें आता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ग्लेशियर मेन स्रोत जो है वो ग्लेशियर है इन नदियों का, हिमालयी नदियों का, क्योंकि ग्लेशियर पिघलते रहते हैं, पानी नदियों में आता रहता है। हाँ, बस फर्क इतना पड़ता है कि गर्मियों के दिनों में वाटर लेवल ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में ग्लेशियर ज़्यादा तेजी से पिघलते हैं। सर्दियों में वाटर लेवल कम हो जाता है, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा ग्लेशियर नहीं पिघलते। प्रायद्वीपीय नदी की बात करें तो इनका जो टोटली जो स्रोत है वो मानसून पर आधारित है, इसीलिए प्रायद्वीपीय अधिकांश नदियां जो हैं वो सूख जाती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में एक नदी ऐसी है जो कभी नहीं सूखती, जो हिमालयी नदियों की तरह ही है, जिसमें सदाबहार नदी बोलते हैं। कोई बताएगा कौन सी? ऐसी कौन सी नदी है जो हिमालयी नदी की तरह, हिमालयी नदी तंत्र की तरह ही सदाबहार नदी बोली जाती है, हमेशा पानी रहता है? गोदावरी। कावेरी। ठीक है, कावेरी नदी जो है दक्षिण भारत में या प्रायद्वीपीय भारत में एक ऐसी नदी है जिसमें हमेशा पानी आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि दक्षिण पश्चिम जब मानसून आता है, जब मानसून आता है तो सबसे पहले केरल में आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा पानी जो है ये नदी प्राप्त करती है, कावेरी नदी, दक्षिण पश्चिम मानसून से। और जब उत्तर पूर्वी जब मानसून जब लौटता है, मानसून लौटते हुए जो है, आपको पता ही है लौटता हुआ मानसून कहाँ वर्षा कराता है? तमिलनाडु में। ठीक है, जब ये लौटता है तब भी सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त कौन सी नदी करती है? कावेरी। इसीलिए सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाली नदी ये कावेरी है। इसी वजह से ये हिमालय नदियों की तरह ही शदा नीरा नदी बोलते हैं, हमेशा पानी रहता है। यहां देखो, हिमालय नदियां सदा नीरा नदी बोलते हैं, सदाबहार नदी क्योंकि हमेशा पानी मिलेगा। मानसूनी नदियां मौसमी नदी हैं,
मौसम अच्छा, मानसून जब रहता है तब अच्छा पानी रहता है, पानी की मात्रा अच्छी रहती है। ठीक है, इसमें जल का आयतन कम हो जाता है, पानी कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जल का आयतन हमेशा अधिक रहता है, ज़्यादा रहेगा। हिमालय नदियाँ, नदी द्रोणी जो है ये बड़ी होती हैं, हिमालय नदियाँ बड़ी नदियाँ हैं, ये इसकी अपेक्षाकृत छोटी हैं। ये मोस्टली नदियाँ डेल्टा बनाएंगी, हिमालय नदियाँ जो हैं वो डेल्टा बनाएंगी, ये डेल्टा भी बनाती हैं और एस्चुरी दोनों का निर्माण करती हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, ये तो कुछ बेशक अंतर है दोनों में, हिमालय नदियों में, प्रायद्वीपीय नदियों में। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं, ये तो सिंधु नदी है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं गंगा नदी को। जैसे यहाँ देख लो, यहीं बना दे, एक डायग्राम बना रहे, वो देखो, जैसे एक ग्लेशियर ये है और एक ग्लेशियर ये है, मान लो दो ग्लेशियर है, एक ग्लेशियर ये है और दूसरा ग्लेशियर ये है, और एक जगह है जिसका नाम है देवप्रयाग। कौन सी जगह है? देवप्रयाग। देवप्रयाग, यहाँ से एक नदी आती है बहते हुए, एक नदी आती है इधर से बहते हुए। आपको पता ही है कि एक जो ग्लेशियर है ये, इसका नाम क्या है? संतोपत ग्लेशियर। और जो ये ग्लेशियर है इसका नाम क्या है, बताओ? गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर, ये दो ग्लेशियर है। संतोपत ग्लेशियर से एक नदी आती है, इस नदी को कहा जाता है क्या? अलकनंदा। अलकनंदा। ठीक है, और ये जो नदी आती है इस साइड से, इसको बोलते हैं भागीरथी। ठीक है, अब आप देखोगे भागीरथी नदी इधर से और अलकनंदा नदी इधर से, दोनों नदी कहाँ पे मिलेंगी जाके? देव प्रयाग पर। अब देव प्रयाग पर मिलने के बाद जो आगे नदी बढ़ती है उस नदी को क्या बोलते हैं? गंगा। ठीक है, और गंगा नदी की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? 25 किलोमीटर। ठीक है, अब आप देखोगे इस इधर इधर से अलकनंदा नदी जब तक देवप्रयाग तक पहुंचती है, इसमें कुछ नदियां आके मिल जाती हैं। एक नदी मान लो इधर से मिल रही है, एक नदी मान लो इधर से मिल रही है, एक नदी मान लो इधर से मिल रही है, एक नदी मान लो इधर से मिल रही है। इस तरीके से कुछ नदियां आके मिलती हैं इधर उधर से आके। ठीक है, अब मान लो कि इस नदी का नाम है धौली गंगा। धौली गंगा। धौली गंगा कहाँ मिल रही है? आके अलकनंदा में। और जहां पर ये मिलेगी अलकनंदा से, वो जगह कहलाएगी क्या? विष्णु प्रयाग। क्या कहलाएगी? विष्णु प्रयाग। ठीक है, ये नदी मान लो पिंडा नदी है, ये नदी मान लो पिंडा नदी। पिंडा नदी जहां मिलेगी जाके अलकनंदा से, ये जगह क्या कहलाएगी? कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग। ठीक है, अब बताओ कौन सा प्रयाग बनेगा?
एक नदी है नंदाकिनी, तो जहां पर अलकनंदा में ये मिलेगी, ये जगह कहलाएगी नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग बन गया, कर्ण प्रयाग बन गया, नंद प्रयाग बन गया, और कौन सा प्रयाग बचा? एक नदी है धौली गंगा। धौली गंगा, वैसे धौली गंगा हो तो गया ये। ठीक है, कर्ण प्रयाग और विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग। एक प्रयाग और बच रहा कोई। रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, हाँ, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? भागीरथी। मंदाकिनी और अलकनंदा। हाँ, मंदाकिनी, गुड। मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी जो है जहां पर मिलेगी अलकनंदा में है, तो देखो मेन नदी कौन सी है? अलकनंदा है। अब अलकनंदा में ये सारी नदियां मिल रही आके, तो मंदाकिनी जहां अलकनंदा में मिलेगी वो जगह क्या कहलाएगी? रुद्रप्रयाग। अब देखो याद करने का तरीका, जैसे धौली गंगा, धौली गंगा जहां पर अलकनंदा में मिलेगी, तो भगवान विष्णु को बोला जाता है पालनहार। पापियों के पाप धुलते हैं, धौली धुलते हैं कौन? विष्णु भगवान, तो विष्णु प्रयाग। पिंडर, डा आ रहा है इसमें, पिंडर, पिंडर, तो पिंडर से याद रखना, पिंडर कर्ण, कर्ण प्रयाग। ड़ा इसमें भी आ रहा और इसमें भी कुछ ऐसे ही शब्द निकलेगा, पिंडर ड़ा, और ये देखो कर्ण, कर्ण प्रयाग। ठीक है, और यहाँ पर मंदाकिनी से नंद प्रयाग, और मंदाकिनी से ऐसे याद कर लो, क्योंकि भगवान शिव को जब गुस्सा आता है तो गुस्सा बहुत धीमे धीमे शांत होता है, मंद मंद शांत होता है। रुद्र, रुद्र शिव के अवतार है ना। ठीक है, तो मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग, तो ऐसे याद कर लो, तो ये पूरा याद हो जाएगा। अब ये अलकनंदा नदी जहां पे मिलेगी देवप्रयाग में, और इस साइड से भागीरथी नदी है, और भागीरथी नदी यहाँ पर देवप्रयाग में जब तक पहुंचेगी तो एक नदी और है जो यहाँ पे मिलेगी आके, वहां पर एक डैम है, और उस डैम का नाम है टेहरी बांध। सुना है? टेहरी बांध। तो भागीरथी में एक नदी यहां से मिलेगी जिसका नाम है बेलांगना। कौन सी नदी? बेलांगना नदी। ठीक है, अब देखो ये कोई क्रम नहीं है जो मैंने बताया है कि पहले धौली गंगा यहाँ पर यहाँ आ रही है या इस तरीके से, ये कोई क्रम नहीं। ठीक है, समझ गए? तो कुल मिलाकर ये कोई सीक्वेंस नहीं है जो मैंने बताया यहाँ पे कि हाँ हो सकता है कि पिंडर यहाँ हो या हो सकता है ये यहाँ हो, तो एक बार ये सीक्वेंस जरूर देख लेना कि सबसे पहले कौन सा है फिर कौन सा प्रयाग है, इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने सीक्वेंस नहीं बताया, ये मैंने याद करने के लिए ऐसे ही बता दिया अभी। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ जगह कम है थोड़ी सी, यहाँ बना दे रहे हैं। देखो ये गंगा नदी है, अब यहाँ से आगे चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आपको पता है कि देवप्रयाग से कौन सी नदी बनी है? गंगा। अलकनंदा और भागीरथी मिलके बनी है गंगा। गंगा की टोटल लेंथ मैंने बताई है 25-25 किलोमीटर। अब गंगा नदी जैसे ही आगे बढ़ेगी, पहले देखो उत्तराखंड में, उत्तराखंड के बाद ये लगभग ये जाएगी बिहार में, नहीं ये सॉरी यूपी में आएगी, यूपी के बाद ये आएगी बिहार में, बिहार में फिर एक धारा इसकी झारखंड में चली जाती है। ठीक है, फिर ये जाएगी आपकी वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, यूपी में किस किस डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करती है ये? बिजनौर से, बिजनौर से ही प्रवेश करेगी। एग्जिट कहाँ से करेगी?
बलिया से। बलिया से। बलिया से एग्जिट कर जाती है, एंटर करती है यूपी में ये बिजनौर से। ठीक है, फिर इसको बिहार में ये बहती है ये नदी, फिर पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में बहने के बाद आप देखोगे पश्चिम बंगाल में दो जलधाराएं बढ़ जाती हैं इस तरीके से। एक नदी का नाम है हुगली और एक नदी है भागीरथी। दोबारा से देखो भागीरथी में कन्वर्ट हो रही है ये नदी, एक हुगली और एक भागीरथी। आपको पता ही है कि एक पठार है भारत में जो विभिन्न खनिजों से संपन्न है, इसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। अब छोटा नागपुर के पठार से एक नदी निकलती है जो जाके हुगली में मिल जाती है। कौन सी नदी? दामोदर। ठीक है, दामोदर नदी हुगली में मिलेगी। ठीक है, तो हुगली की सहायक नदी कौन सी हुई? दामोदर। ठीक है, फिर ये आगे चलकर ये कलकत्ता के पास वहीं पे ये गिर जाएगी जाके। यहाँ देखो भागीरथी नदी की बात करें तो भागीरथी नदी जो है अब जाएगी कहाँ पर? बांग्लादेश। और जैसे ही ये भागीरथी बांग्लादेश में एंटर करेगी इसका नाम बदल जाएगा। कौन क्या हो जाएगा बताओ? पद्मा। इसका नाम क्या हो जाएगा? पद्मा। और आपको पता ही है कि असम से एक नदी आती है जो बांग्लादेश में एंटर करती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और जैसे ही ये एंटर करेगी बांग्लादेश में इसका नाम भी बदल जाता है। क्या? जमुना। देखो ये जमुना है, जा वाला जमुना। अपने यहाँ जो कौन सी है वो यमुना है, ये जमुना है। पद्मा और जमुना जो है किस नाम से आगे बढ़ती हैं? मेघना। मेघना। ठीक है, आगे चलकर जो है यही नदी इस तरीके से विभिन्न जल वितरकों में बढ़ जाती है। इस तरीके से कहीं पे पानी होगा, कहीं पे मिट्टी के टीले होंगे। इस तरीके से एक तरीके से ये जो बनेगा, ये रीजन जो बनेगा ये बनेगा क्या? डेल्टा। ठीक है, तो याद रखना विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। ठीक है, तो ये नदी जो है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। और सुंदरबन डेल्टा जो है एक सबसे बड़ी वेटलैंड भी है, भारत की सबसे बड़ी वेटलैंड, सबसे बड़ी आर्द्र भूमि सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित भी है। ठीक है, एक टाइगर रिजर्व भी है सुंदरबन डेल्टा, वेटलैंड भी है। ये सारी चीजें याद रखना। समझ गए? अब ये तो बात हो गई किसकी? गंगा नदी की। गंगा नदी में अब आप देखोगे कि मान लो ये गंगा नदी है, इस तरीके से बह रही है गंगा नदी। कुछ नदियां जो हैं, मान लो गंगा नदी का ये राइट है, ये लेफ्ट है। कुछ नदियां हैं जो राइट से मिलती हैं, कुछ लेफ्ट से मिलती हैं। तो ये एक बार देख लो कि कौन कौन सी नदी है। मान लो एक नदी ये है, एक नदी ये है, या एक नदी ये है। इस तरीके से तो मुझे बताओ राइट से कौन कौन सी नदी मिलेंगी? गंगा नदी में राइट साइड से कौन कौन सी नदी मिलती हैं? बताना है। बिल्कुल बताना है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी, दामोदर शायद। नहीं, दामोदर तो पहले मिल चुकी, वो दामोदर थोड़ी है। देखो यमुना। रामगंगा, ये राइट था, राइट गोम साइड का बता रही थी। ये राइट ही तो है। रामगंगा, अच्छा तो गोमती, फिर लेफ्ट हो गया। घाघरा, गंडक, कोशी। ठीक है, लेफ्ट साइड से यमुना, सोन, पुनपुन, टोंस। ठीक है, एक नदी और है यहाँ पर मिलती है जो, वो है महानंदा।
अब बताओ, किसी को कोई दिक्कत? महानंदा के बाद दामोदर मिलती है कि उसके पहले? महानंदा के बाद दामोदर मिलती है, ये महानंदा तो उसमें, ये महानंदा सबसे लास्ट नदी है इसकी। तो दामोदर कहाँ पे मिलती है? दामोदर तो हुगली में मिलती है, वो यहाँ पे थोड़ी है, वो यहाँ पर ऊपर बताया था। कहाँ गया अच्छा, ये? इसमें डायरेक्ट नहीं मिलती है? नहीं नहीं, दामोदर नदी जो है वो अच्छा हुगली में मिलती है, आके हुगली की सहायक नदी है। ठीक है, अच्छा, छोटा नागपुर कंफ्यूज के थी पठार मैं, से ठीक है निकलती है ठीक है। और हुगली मिल जाती है, ये याद रखना। ठीक है, और मुझे लग रहा है कुछ ऐसा कि हमने कुछ उल्टा कर दिया। मुझे लग रहा है कि लेफ्ट वाली ये नदी है, राइट वाली ये नदी है। एक बार चेक करो, कन्फ्यूजन हो रहा जी था। सर, जी जी। वही मुझे उल्टा लग गया जी। चलो यहाँ चेंज कर दे रहे, यहाँ पे ये राइट कर दे रहे, यहाँ लेफ्ट कर दे रहे। ठीक है, जो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये लेफ्ट साइड की नदी है। ठीक है, और ये राइट साइड की नदी है। खुद ही सोचो ना, नेपाल से आती है कोसी नदी, ऊपर से आती है, तो लेफ्ट वाला, लेफ्ट यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ ऊपर लेफ्ट वाली नदी यहाँ नीचे लिख गई है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो बस ये याद रखना, राइट में कौन सी है, लेफ्ट में कौन सी है गंगा नदी की। बताओ। ठीक है, समझ गए? कुल मिलाकर जो है ये सारी नदियां जो हैं, अब देखा जाए तो ये जो पश्चिम बंगाल में दो भागों में बट रही है, हुगली और भागीरथी, है तो गंगा ही नदी। भले ही ब्रेक हो रही है दो भागों में, अलग अलग नाम हो गया, लेकिन मेनली है तो गंगा ही। ठीक है, इसलिए कहीं कहीं दिख रहा होगा आपको कि हुगली में हुगली में मिल रही है दामोदर, तो ये गंगा की सहायक नदी हो गई। तब भी ठीक है, तो गंगा ही वो। यहाँ पर भागीरथी नाम हो गया, लेकिन है तो गंगा ही। बताओ, ये पूरी चीज समझ गए आप लोग? अब बात करते हैं नेक्स्ट, सिंधु नदी की बात करते हैं। सिंधु नदी, अब देखो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से, तिब्बत से। ठीक है, मानसरोवर झील से निकलती है, तिब्बत से सिंधु नदी। और सिंधु नदी की कुछ सहायक नदी हैं। सिंधु नदी में कुछ नदियां मिलती हैं जिन्हें पंचनद बोलते हैं। पंचनद, 5 नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये सारी कहाँ कहाँ से निकलती है लिखा हुआ, शीशनाग झील से ये निकलती है, झेलम नदी जम्मू कश्मीर में, और बारालाचारा दर्रा से निकलती है ये चिनाब नदी, हिमाचल प्रदेश। रावी नदी जो है ये रोहतांग दर्रे से निकलती है, हिमाचल प्रदेश। ब्यास नदी ब्यास कुंड, हिमाचल प्रदेश निकलती है। और सतलज नदी राखसताल झील, तिब्बत से निकलती है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जिनके स्रोत लगभग एक हैं? ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जिनके स्रोत लगभग एक माने जाते हैं? कौन कौन सी? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदियां ऐसी हैं जो हिमालय पार की नदियां कहलाती हैं। ठीक है, और ये इंडिया की नदी नहीं है, ये सब तिब्बत से आती हैं। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर लगभग। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। सिंधु नदी जो है तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रृंखला पर स्थित बोखरचू हिमनद के पास मानसरोवर झील से निकलती है। बस इतना याद रख लो, मानसरोवर झील से ही निकलती है ये नदी, सिंधु नदी।
ठीक है। सिंधु नदी भारत में दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बहती है। आप देखोगे ट्रांस हिमालय जब मैंने पढ़ाया था तो ट्रांस हिमालय में आप देखोगे कुछ पर्वत श्रृंखलाएं मिलेंगी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर में देखना लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर बहती है ये नदी। कौन सी? सिंधु नदी। प्राचीन नाम इंडस, इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोग पढ़ते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है। और लेह पूछता है कि लेह किस सिंधु नदी के किस साइड पर है, दाएं तट पर या बाएं तट पर? तो याद रखना सिंधु नदी के दाएं तट पर है ये लेह। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर के बुंची नामक स्थान पर हिमालय में विश्व के सबसे गहरे गाज या महाखंड का निर्माण करती है सिंधु नदी। ठीक है। पंचनद का संयुक्त जल पाकिस्तान के मिठानकोट नामक स्थान पर सिंधु नदी में मिल जाता है। पाकिस्तान में भी एक जगह पड़ती है पंजाब, तो वहां पर मिठानकोट नामक जगह है, वहां पर ये पंचनद का जल संयुक्त रूप से मिलता है। सिंधु नदी का जल विवाद जो है पता ही आपको, दो देशों के बीच में है। हालांकि सिंधु जल समझौता जो है उसको रद्द कर दिया है भारत ने, जो कि विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था, रेमंड की अध्यक्षता में। कब हुआ था? 1960 में हुआ था, जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि कितना % पानी जो है वो भारत को मिलेगा और कितना % पानी जो है पाकिस्तान को मिलेगा, ये बात हुई थी। तो इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से थे अयूब खान या नेहरू जी थे कि सिंधु, झेलम और चिनाब का 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा और 20% इंडिया करेगा, और रावी, ब्यास, सतलज का 80% इंडिया करेगा, 20% पाकिस्तान करेगा, ये बात हुई थी। तो वर्तमान में इसको स्थगित कर दिया गया है, लिखा हुआ है यहाँ पे। और सिंधु की सहायक नदियां देखो कौन कौन सी हैं? श्योक, गलवान, नुब्रा, हुंजा, गिलगित, काबुल, बोलन, द्रास, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। पाकिस्तान में जाके देखोगे तो पाकिस्तान में कुछ नदियां मिलती हैं, जैसे शिगार नदी और कुर्रम नदी, ये बोलन नदी भी है यहाँ पे। बोलन, एक बोलन दर्रा भी पड़ता है पाकिस्तान में, बोलन, गोलन, ये दर्रे पड़ते हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अब बात करते हैं झेलम नदी के। लंबाई 720 मीटर। झेलम नदी जो है वो जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील से निकलती है, शेषनाग झील। और वैसे पता है कि नागन वाली जितनी झीलें हैं सब कश्मीर में मिलेंगी आपको। नागिन झील, शेषनाग झील, शेषनाग झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। और बताओ जम्मू कश्मीर में और कौन सी झील है? बुलर झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, जम्मू कश्मीर में। बुलर झील में पानी कहाँ से आता है? इसी का ही आता है, झेलम नदी का पानी, बुलर झील में। ठीक है, एक झील और है जो जम्मू कश्मीर में सबसे सुंदर झील मानी जाती है। कौन सी? डल झील। डल झील सबसे सुंदर झील बोली जाती है, डल झील। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में बुलर झील का निर्माण करती है, बता चुके घाटी में। बुलर झील एक गोखर झील का उदाहरण है। बुलर झील जो है वो गोखर झील का उदाहरण है, इसको याद रखना। झेलम नदी अनंतनाग से बरमूला तक नौकागम्य झील है। झेलम नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। ठीक है, झेलम नदी की सहायक नदी किशनगंगा नदी, पाकिस्तान में इसे नीला नदी बोलते हैं। किसको?
झेलम नदी की जो सहायक नदी है किशन गंगा नदी, उसको। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि कौन कौन सी परियोजनाएं झेलम नदी पर है। तो पूरी परियोजना हो गई, और तुलबुल परियोजना है, पूछी जाती है। तुलबुल परियोजना, पूरी परियोजना झेलम नदी पर ही है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है। अगला देखो, चेनाब नदी की बात करते हैं। लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर। ठीक है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चेनाब नदी। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचारा दर्रे से निकलती है, और हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा, क्योंकि दो नदियां हैं हिमाचल प्रदेश में ये जो निकलती है वहां से, तो एक चंद्र नदी है और एक भागा नदी है, दोनों मिलती हैं ये नदी। ठीक है। चंद्रभागा नदी से कहते हैं हिमाचल प्रदेश में। अब चेनाब नदी पर कुछ परियोजनाएं हैं, जैसे दुलहती परियोजना है, सलाल परियोजना है, बगलिहार परियोजना है, ये सब चेनाब नदी पर ही है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इसको याद रखना। अब बात करते हैं रावी नदी। लंबाई कितनी है? 725 किलोमीटर की। रावी नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से निकलती है। कहां से? रोहतांग दर्रे से। ठीक है। तो रावी नदी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से निकलती है। रावी नदी जम्मू कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। जम्मू कश्मीर घाटी का निर्माण करती है कौन सी नदी? रावी नदी। जम्मू और लाहौर शहर रावी नदी के तट पर स्थित है। चमेरा परियोजना रावी नदी पर स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है चमेरा परियोजना। अगर पूछे चमेरा परियोजना जो है वो किस नदी पर पड़ती है, तो ये रावी नदी पर पड़ती है चमेरा परियोजना। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। जम्मू और लाहौर शहर रावी नदी पर है, ये भी याद रखना। रावी नदी जम्मू घाटी का निर्माण भी करती है। इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सब। ये पूछा गया क्वेश्चन है। थीन बांध, महाराजा रणजीत सिंह बांध रावी नदी पर पंजाब में और जम्मू कश्मीर की सीमा पर है। थीन बांध और महाराजा रणजीत सिंह बांध। ठीक है। अब बात करते हैं ब्यास नदी की। लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर की लंबाई है। यह हिमाचल प्रदेश में ब्यास कुंड या कुल्लू जिला से निकलती है। कहां से? हिमाचल प्रदेश में ब्यास कुंड से। ठीक है। यह हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी, धौलाधर पर्वतमाला का निर्माण करती है। कुल्लू घाटी कहां पड़ती है? कुल्लू मनाली, हिमाचल प्रदेश में। अब ये भी बताना पड़ेगा। ठीक है। और ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में नैना देवी के समीप गहरी गाज का निर्माण करती है। कौन सी नदी? ब्यास नदी। नेक्स्ट देखो, पंजाब के हरी के बैराज एक बांध है, आप लोगों ने सुना होगा। हरी के बैराज से ये एक बांध का निर्माण किया गया है। तो यहां से एक नहर निकाली गई है। कौन सी? भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नहर कौन सी है? शारदा। वाह, यही तो कॉन्फिडेंस चाहिए तुम लोगों का क्वेश्चन गलत करने का। शारदा नहर बता रहे हो, जबकि यूपी की शारदा नहर है। इंदिरा गांधी नहर कौन सी नहर है? ये पढ़ चुके हो तब ये हालत है। इंदिरा गांधी नहर
तो इंदिरा गांधी नहर जो है वो भारत की सबसे बड़ी नहर है। ठीक है, मेनली इस इंदिरा गांधी नहर में जो पानी आता है वो सतलज नदी का पानी आता है। ठीक है, यूपी की सबसे लंबी नहर, बड़ी नहर है, वो है शारदा नहर है। नेक्स्ट देखो, पौंग बांध हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर स्थित है। कौन सा बांध? पौंग बांध। पौंग बांध के पीछे महाराणा प्रताप सागर जलाशय है। महाराणा प्रताप सागर जलाशय, ठीक, याद रखना। अब बात करते हैं सतलज नदी की। 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है और भारत में लगभग 1150 किलोमीटर। सतलज नदी कैलाश पर्वत के समीप राकसताल झील से निकलती है। राकसताल जो झील है वहां से निकलती है। कौन सी नदी? सतलज नदी। और इंडिया में ये एंटर करती है तो कहाँ से? भारत में एक दर्रा है, सिपकिला दर्रा। कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। कौन सी नदी? सतलज नदी। किस दर्रे से? सिपकिला दर्रे से होकर। ठीक है, यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इस पर भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। तो भाखड़ा नांगल बांध पूछे किस नदी पर है? सतलज नदी पर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब गंगा नदी तो नहीं बताएंगे, गंगा नदी बता चुके हैं, सारी बातें बता चुके हैं गंगा नदी पर। यहाँ डायग्राम बना हुआ है गंगा नदी का पूरा, ये पूरा डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, गंगा नदी 5 राज्यों में है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ये देखो लिखा हुआ है। बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां कौन सी हैं? रामगंगा, गोमती, घाघरा, सबका अलग अलग लिखा हुआ है। रामगंगा जो है सबसे पहली हिमालय नदी है। सबसे पहली हिमालय नदी किसकी? गंगा में मिलने वाली। आप देखोगे ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो यहाँ रामगंगा जहाँ मिलती है, तो रामगंगा एक राष्ट्रीय उद्यान है, वहां से होकर आती है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? जिम कॉर्बेट। हाँ, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, या उसको हैली शायद पहले बोलते थे। अब इसका नाम भी रामगंगा नेशनल पार्क ही कर दिया गया है। रामगंगा ही उसका नाम कर दिया गया है। ठीक है, तो रामगंगा नदी गंगा की पहली हिमालयी सहायक नदी है। रामगंगा नदी उत्तराखंड में नैनी जिले से होकर निकलती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, हैली नेशनल पार्क रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। रामगंगा नेशनल पार्क ही कर दिया गया इसका नाम। ठीक है, याद रखना। रामगंगा नदी जो है वो मुरादाबाद, बरेली, बदायूं जिलों से बहती हुई उत्तर प्रदेश कन्नौज में गंगा नदी में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज में, ये कन्नौज में मिलती है रामगंगा नदी। किसमें? गंगा में। रामगंगा नदी जल परियोजना जो है वो उत्तराखंड में मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं गोमती नदी की। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में फुल्लर झील से निकलती है। ये एक ऐसी नदी है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है। गोमती नदी लखनऊ में मेनली आपको देखने को मिलेगी। लखनऊ शहर किस नदी पे बसा है? गोमती। देखो, गोमती नदी लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर में बहती हुई उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, ये मिलती कहाँ पर है? गोमती नदी गाजीपुर में मिलती है, गंगा नदी में। और आपको पता है ये गाजीपुर में किसकी फैक्ट्री है? अफीम के लिए जाना जाता है, अफीम फैक्ट्री है गाजीपुर में। ठीक है, अब बात करते हैं घाघरा नदी की। घाघरा नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत के समीप हिमनद से निकलती है। कैलाश पर्वत के समीप हिमनद से निकलती है। घाघरा नदी को नेपाल में कसैली नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? कसैली नदी। किसको? घाघरा नदी को। ठीक है, घाघरा नदी जो है वो बिहार के छपरा में गंगा में मिलती है।
ठीक है, बिहार के छपरा में गंगा में मिलती है। चलो ये समझ गए होंगे आई थिंक। सहायक नदी की बात करते हैं तो काली नदी, शारदा नदी, चौका नदी, ये उत्तराखंड में मिलान हेमनस से निकलती है और उत्तराखंड व नेपाल की सीमा बनाती है। समझ गए। बात करते हैं गंडक नदी की। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। नेपाल में से नारायणी नदी बोलते हैं किसको? गंडक नदी को नेपाल में नारायणी बोलते हैं। ये बिहार के सोनपुर में। और आपको पता ही है कि भारत का सबसे बड़ा जो पशु मेला है वो कौन सा है, कहाँ लगता है? क्वेश्चन आ चुका है, आपको पता ही है। सोनपुर में, सोनपुर मेला लगता है, पशु मेला। गंगा नदी मिल जाती है तो बिहार के सोनपुर में गंगा नदी मिल जाती है। कौन सी नदी? गंडक नदी। अब बात करते हैं कोसी नदी की। कोसी नदी नेपाल में गोसाई धाम पर्वत से निकलती है। गोसाई धाम पर्वत से निकलती है। बिहार का शो को बोला जाता है, आपको पता ही है, कोसी नदी को। नेपाल में इसे सप्त कोसी नदी कहते हैं। ठीक है, गंडक को क्या कहते हैं? नारायणी। कोसी क्या कहते हैं? सप्त कोसी नदी। कोसी नदी बार बार अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती है, जिसकी वजह से बाढ़ वगैरह बहुत आती है। इसीलिए इसे विश्वासघाती नदी बोलते हैं और इसीलिए इसको बिहार का शोक बोला जाता है, शोर ऑफ बिहार। यह नदी बिहार के करुशेला में गंगा में मिल जाती है, बिहार के करुशेला में। बात करते हैं महानंदा। गंगा नदी की अंतिम हिमालयी सहायक नदी है ये दार्जिलिंग हिमालय से निकलती है और पश्चिम बंगाल में फरक्का के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस की गंगा की जो नदियाँ जो बाएं साइड से मिलती हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।